पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। हमारे साथ प्रोग्राम में अजीत द्विवेदी आ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर मुद्दा है बंगाल। दीदी नहीं मोदी विद क्वेश्चन मार्क है सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं, दीदी नहीं मोदी विद क्वेश्चन मार्क। आज बंगाल के चुनाव बीजेपी किसके साथ है, वाक्य के साथ या मोदी के साथ? क्वेश्चन मार्क, हाँ नहीं वाक्य के साथ है। हाँ तब ठीक है, इसका उत्तर देना है आपको। हाँ नहीं तब ठीक है, पूरा वाक्य के साथ है। तो आज है क्या कि बीजेपी ने अपना बंगाल का चुनावी प्लान एक तरीके से अनवेल कर दिया है, क्योंकि अमित शाह जी ने आज एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी लिए। मतलब मैंने पूरा सुना, वो 40-42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें 15 से 20 मिनट तो सवाल ही सवाल हैं। और उन्होंने कहा रिपोर्टर से कि आराम से आप लोग बैठे, पूरा समय लेके आओ, जिसको जो पूछना है पूछिए। और वाकई बहुत ओपन फोरम था वो। तो वहां उन्होंने जो बातें की उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 15 साल एंटी इनकम्बेंसी में जो होगा वो तो वो उठाएंगे, उसमें उन्होंने करप्शन, क्राइम सब कुछ जोड़ा। लेकिन घुसपैठिए का विषय उन्होंने भी कह दिया कि ये अगला चुनाव घुसपैठिए के इशू पर होने जा रहा है। घुसपैठ रोकना और घुसपैठिया भगाना, इस इशू पर ये चुनाव होगा, ये उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा। और डेमोग्राफी चेंज करके वोट बैंक मजबूत कर रही ममता बनर्जी, मतलब मुसलमान आए वहां से घुसपैठिया, तो उसका उन्होंने कहा सारे हम भारत में जहां भी घुसपैठिया पकड़ते हैं उसका कागज देखते हैं तो सब फर्जी कागज बंगाल का बना होता है। तो ये ममता बनर्जी जानबूझ के करा रही है। सरकार यहाँ की जो है वो फर्जी कागजात इन घुसपैठियों के बनाती है। ये गांव में आकर के रुकते हैं सबसे पहले, तो किस पटवारी और थानेदार की जानकारी के बिना कैसे गांव में कोई आदमी बाहर का आके रह सकता है, ये उनका था। ममता जी का भी सब जवाब आया सर, लेकिन आप दोनों नहीं थे उस कार्यक्रम में, तो हमने रायशुमारी करी थी कि बंगाल का चुनाव क्लोज इलेक्शन है या नहीं है, या ममता अभी भी अहेड है। तो ये भी उनका भी कहना था कि अब ये फाइट वाला इलेक्शन है। प्रदीप जी भी थे उस प्रोग्राम में, और मनोज सिंह जी मेट्राइज वाले वो भी थे। तो वो तो क्योंकि सर्वे कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, बीजेपी अब लड़ाई में आ चुकी है, पूरी तरीके से आ चुकी है। तो आज अमित शाह जी ने दावा किया 2/3 बहुमत से भाजपा जीतेगी। तो पहले आपका अभी का असेसमेंट क्या है बंगाल का, सर आप बता दीजिए। नहीं, लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में 2019, 2021, 2024 ये 3 चुनाव से अलग तस्वीर हमको नहीं दिख रही है। 2019 सबसे क्लोज था, जब दोनों के वोट में 2-2.5% का अंतर था, 41% वर्सेस 43%, 41 वर्सेस 43। दोनों में कुछ पॉइंट का भी फर्क है, मतलब 1.5-2% का अंतर था। 19 सबसे क्लोज था। फिर उसके बाद 21 अंतर बहुत बढ़ गया एकदम से। बीजेपी अपना 39-40 पर रही, लेकिन वो 10% आगे निकल गई असेंबली के इलेक्शन में, 10% का अंतर। और फिर 24 में आकर के भी एक गैप ज्यादा रहा उस मुकाबले, 7% हाँ, का था शायद, 6-7% का गैप रहा। तो ये इन 3 चुनावों की तस्वीर को देखते हुए अभी का चुनाव, 26 का विधानसभा चुनाव, हमको उसे कोई बहुत अलग नहीं दिख रहा है। 5-7% का अंतर अभी भी है दोनों में, 1.5% से लेकर के 6-7% तक का अंतर उसमें हो सकता है। टीएमसी अहेड है अभी की जो स्थिति है चुनाव में। उसका कारण यह है कि अभी कारणों पर और विस्तार से हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन पहली नज़र में कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐड नहीं कर रही है अपने वोट में। जिस तरह से हम लोग बिहार में बात करते थे कि भाई क्लोज फाइट हमेशा होता है, लेकिन आरजेडी जो महागठबंधन ऐड नहीं कर पा रहा है, उस तरह से कोई नया वोट ऐड नहीं कर पा रहे हैं आप। एक तो पहली बात बिहार में, मतलब पश्चिम बंगाल में, और दूसरी बात है जो आपका सबसे कोर वोट जिसको आप मतुआ कहते हैं, उसको शांतनु ठाकुर कह रहे हैं कि 50 लाख घुसपैठियों का वोट कटा है, तो 1 लाख मतुआ का वोट। सवाल गृह मंत्री से सीधा हुआ तो उन्होंने कहा एक भी मतुआ को चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है, हर शरणार्थी भारत का नागरिक है। बिल्कुल, नागरिकता का तो सवाल नहीं है ना। लेकिन इस तरह से आप जिस वोट को, जो आपका अपना कोर वोट है, जिसको आप मानते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि वो सब बीजेपी को ही जाता है, क्योंकि वो बड़ा लंबा दायरा है, 4-5 जिलों में वो वोट फैला हुआ है। और पहले तो वहां से ममता बाला ठाकुर वहीं से जीतती थी, बनगांव से टीएमसी से ही जीतती थी, बाद में शांतनु ठाकुर जीते। तो नया वोट ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हमको लग रहा है कि जो ममता जी आगे। ठीक, मैं एक बार सर की भी राय लूं। सर आपका क्या असेसमेंट है? मेरा असेसमेंट है कि बीजेपी नए वोटर वहाँ ऐड कर रही है, वो हिंदुओं के रूप में कर रही है, और वो अभी दिखाई नहीं देगा हमें। हम अभी जिन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे उसमें हमें लगेगा कि 6-7-8% का वोट है, लेकिन जो घटनाएं वहाँ हो रही है उसको अगर आप ध्यान से देखिए तो जो गीता पाठ हुआ वहाँ,
पहली बार परेड ग्राउंड में 1 से 1.5 लाख लोग हैं इकट्ठा हुए, जो रियलिस्टिक फिगर है। दावा तो उसका 5 लाख का किया गया, मैं उस दावे पे नहीं जाता हूं, लेकिन 1.5 लाख लोग कलकत्ता में गीता पाठ के लिए जुटे, यह अभूतपूर्व घटना थी। उसी प्रकार से जहां आप कलकत्ता में आप देखिए तो किसी से बात करिए तो घर में डिवीजन हो रहा है। कितने दिनों तक हिंदू सहेगा? कितने दिनों तक हिंदुओं की मुसलमानों को प्रायोरिटी मिलती रहेगी और हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन बनते जाएंगे? ये जो भावना घर करते जा रही है। और दूसरी बात एक और बढ़ रही है, वहां जो नैरेटिव बहुत साइलेंटली बिल्टअप हो रहा है कि बंगाल जो किसी जमाने में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र होता था, उससे कई राज्य आगे निकल गए। बंगाल पहले तो वामपंथियों के हड़ताल आदि में वो रह गया, फिर ममता के एजिटेशनलिस्ट पॉलिटिक्स और केंद्र के साथ निरंतर झगड़ा करने की वजह से वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री चली गई, रोजगार चले गए। तो बंगालियों के यूथ में एक बात ये घर कर गई है कि हमारा क्या होगा, हम कितने दिनों तक यही चौलबे ना कौरबे ना कौड़बे लौरबे जीतबे इसी में फंसे रहेंगे। अब जो एस्पिरेशनल यूथ है बंगाल का, वो चाहता है कि कोई बदलाव हो और यही वोट बीजेपी को बदलाव के नाम पर ऐड करेगा, ऐसा मेरा असेसमेंट है। टक्कर का चुनाव बन गया है ये। हाँ, अभी तो बिल्कुल टक्कर का है और आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी को एज भी मिल जाए। ठीक है, अब एक तो क्योंकि अब जैसे ये आर्थिक प्रगति रुक गई, ये भी मुद्दा आज उन्होंने बताया, कुछ डेटा भी दिया, तो हम वो भी चर्चा करेंगे। हिंदुओं की जहां तक बात है, जो आपने कहा कि ये चर्चा हो रही है कि भाई हिंदू पर प्रायोरिटी मुसलमान को दी जा रही है इस सरकार में। तो ममता जी अभी एक मंदिर भी बना रही है, 250 करोड़ रुपया उस सरकारी बजट से मंदिर बन रहा है। अभी उन्होंने इस पर एक सफाई भी दी थी कि भाई मैं तो हर धर्म के कार्यक्रम में जाती हूँ, लेकिन मुझे तुष्टीकरण का आरोप मुझ पर तभी लगाती हूँ जब मैं किसी रोजा वाले के यहाँ चली जाती हूँ, तब नहीं बोलता कि जब मैं किसी मंदिर के कार्यक्रम में जा रही हूँ। अब मैं महादेव का मंदिर भी बनवा रही हूँ, मेरी दुर्गा मंदिर भी बनवा रही हूँ, जगन्नाथ जी का भी बनवाया। तो इस पर ये सवाल हुआ अमित शाह जी से, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के हृदय पर आघात बहुत गहरा हो चुका है, ये मरहम अब काम नहीं करेगी। ममता जी बहुत देर हो गई, तो दीदी बहुत देर हो गई, ये उन्होंने कहा। इसमें एक चीज और खाली जोड़ दूं, फिर आप देवेंद्र जी के पास चले जाइएगा, कि जब ओरिजिनल मौजूद है तो फोटोकॉपी पे जनता यकीन नहीं करती। छत्तीसगढ़ में भी मैंने इसी शो में ये बात कही थी, तब बहुत सारे लोगों को लगा था मैं क्या कर रहा हूँ। जब ओरिजिनल हिंदुत्व मौजूद है तो फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी पर यकीन करने में थोड़ी ये है ना कि ममता जी तो 30% से शुरू करती है ना, वो ओरिजिनल वालों को यहाँ पर ज्यादा दिक्कत है। उनको 70, एक दिन आप ही बता रहे थे ना, इनको 70% में से 70% चाहिए। ये प्रॉब्लम है बीजेपी का बंगाल में। 60 मिल रहा है, 60% मिल रहा है, तभी आप 40 पहुंच रहे हैं। हिंदुओं का 60% वोट जा ही रहा है, 70% आ जाएगा तो जीत जाएगी बीजेपी। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने घुसपैठ को प्राइमरी मुद्दा बनाया है, क्या है यही? हाँ बिल्कुल साहब, इसमें कोई दौरा नहीं है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा तो फोकस इसी बात पर रहेगा, घुसपैठ को लेकर। और घुसपैठ के अगर फैक्ट्स को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये वाकई कंसर्न होना चाहिए, न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए। जैसे लगभग 300 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग की करनी जानी है, जमीन स्टेट का विषय होता है। बीएसएफ अगर वहाँ पे कुछ भी करेगी तो उसके लिए उसको ज़मीन चाहिए ना, केंद्र सरकार पैसे दे सकती है, लेकिन ज़मीन क्योंकि राज्य का विषय होता है, ज़मीन के अधिग्रहण ममता बनर्जी करती नहीं। दूसरी चीज़ कि गृहमंत्री अमित शाह ने जैसा बताया भी कि पिछले 6-7 महीने में ही 6 या 7 बार उनको वो चिट्ठी लग चुके हैं, 4 बार होम सेक्रेटरी जा चुके हैं। होता ये है सौरभ कि बीएसएफ चाहती है कि मंथली मीटिंग हो बंगाल पुलिस के साथ, नहीं कोऑर्डिनेशन होता है। बीएसएफ ये चाहती है कि जॉइंट ऑपरेशन हो, वो नहीं होता है। बीएसएफ चाहती है कि एफआईआर जल्दी से लिखा जाए, वो नहीं लिखा जाता है। बीएसएफ चाहती है कि अपडेट किया जाए, वो नहीं होता है। उसके बाद उल्टे बीएसएफ के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि बंगाल के अलावा 18 और राज्य भी हैं ना जहाँ बीएसएफ काम कर रही होती है बॉर्डर पे, वहाँ तो कहीं किसी राज्य में कोई समस्या नहीं होती, सब तो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है। ये समस्या बंगाल में ही क्यों आ जाती है? उन्होंने तो ये दावा किया कि आसाम और त्रिपुरा में घुसपैठ कैसे रुक गई। आसाम और त्रिपुरा, वही मैंने बताया कि वहाँ पे अगर आप देखिए दोनों स्टेट में तो किस प्रकार से वहाँ रोका गया, क्योंकि राज्य सरकार उसमें सहयोग कर रही थी। सही है बात, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अच्छा उसमें डाटा होता है ना, बीएसएफ ये बताती है कि बंगाल में भी हमने इतने घुसपैठ को रोका, पुलिस बंगाल पुलिस का भी क्यों कुछ नहीं कर पाती? कोई वेरिफिकेशन, आप जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पटवारी और पुलिस वेरिफिकेशन, पटवारी कागज प्रोवाइड करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कहाँ से वो आ जाता है? तो उन सारे मसले पे देखें, जैसे कैटल का बाजार लगता है बॉर्डर के पास, और वो सीधे कैटल स्मगलिंग की एक बड़ी चीज़ होती है। बीएसएफ कितनी बार इस बात को कह चुका, होम मिनिस्ट्री कितनी बार इस बात को कह चुका कि इन कैटल के जो बाजार है इसको यहाँ से मूव किया जाए। ममता बनर्जी उस काम को नहीं करने देती है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी घुसपैठिया हमको मिलता है उसमें उसके पास कागज जो होता है पश्चिम बंगाल का बना हुआ होता है। वही हो रहा है ना लगातार बाकी जगह स्टेट पे। अच्छा, ममता बनर्जी का अगर आप देखें तो आज जो उन्होंने जवाब दिया
वो एकदम से आपको हाँ, समझ में आया ये कितना अच्छा फ्रस्ट्रेटेड जवाब था। दुशासन आप बोल रही हो, दुर्योधन आप बोल रही पहली हो, बार कह रही हो बोला कि है। गाली आप दे रहे हैं। पहली बार ने अभी हाल आज फिलहाल के जवाब में दूसरी भी। तीसरी बार बोला और दूसरी चीज और अब देखें जो कि ज्यादा चिंताजनक है, घुसपैठ को लेकर जो उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया उसमें यह कहा कि पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, पहलगाम में कैसे हुआ। मतलब आप ये मान रही हो कि कश्मीर के जो हालात हैं उसी हिसाब से बंगाल को देखा जाए। वो जवाब हो ही नहीं सकता एक्चुअली उस वहाँ प्रॉब्लम का। कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ टेररिज्म पे का कितना जवाब मुश्किल जो है वो घुसपैठ से नहीं, मतलब घुसपैठ का जवाब टेरर की घटना से नहीं दिया जा सकता। और कश्मीर की बॉर्डर फेंसिंग और बंगाल की बॉर्डर फेंसिंग बराबर कैसे? कोट करना चाहता हूं उनको मैं लेके, लेकिन उन्होंने जो बोला क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दुशासन बंगाल में आया है, दो आंखों से देखकर लगता है नुकसान पहुंचाने आया है। दुशासन बाबू आए हैं शकुनी मामा के चेला। तो कौन दुशासन, किसको दुशासन कह रही है, किसको शकुनी कह रही है, आप समझ जाइए। तो वो इस पर आ गई हैं और इन्होंने, बीजेपी वालों ने इनके ऊपर सीधा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस बार रिवर्स हो रहा है। पिछली बार दीदी लोगों ने कहा कि नुकसान कर गया था बीजेपी को। बीजेपी ममता बनर्जी पर बोल ही नहीं रही। ममता बनर्जी दुर्योधन दुशासन से पीछे नहीं हट रही। भाई ममता बनर्जी चाहेंगी ना कि इस तरह का नैरेटिव सेट हो। वो जो बाहरी भीतरी का मामला बनाना चाहती हैं, जो पिछले हर चुनाव में बनाती हैं, तो वो चाहती हैं कि उस पर चुनाव जाए, कि बाहर से लोग आ रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को बताएं कि ये बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ आकर के कब्जा करना चाहते हैं। ये बीजेपी अपनी तरफ से नहीं बनने देना चाहती है। लेकिन असली मुद्दा जो जहाँ हम लोग हैं, घुसपैठ तो एक इतना बड़ा इशू है और वो उनका वोट आधार है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कल गृह मंत्री असम में थे, वहाँ भी उन्होंने कहा कि घुसपैठ है और हिमंत बिस्वा शर्मा ने निकाला, लोगों को जमीन खाली कराई है और ये मॉडल हम हर जगह लागू करेंगे। तो घुसपैठ एक समस्या है, लेकिन ममता बनर्जी उस घुसपैठ पर नहीं जाना चाहती हैं, घुसपैठ के मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हैं। वो इतना लोग प्रभावित है, इतने पीड़ित हैं लोग वहाँ शहर में, कोलकाता शहर में और उसके आसपास के तमाम इलाकों में। ये बॉर्डर इलाके की बात नहीं रह गई अब, मालदा मुर्शिदाबाद। उन्होंने तो एक और बड़ी अजीब सी बात कह दी है। उन्होंने ये कहा कि 1971 में जो आ गया सब भारतीय हो गया। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा 2024 तक मान लो कि जो 2024 तक आ गया उसको भारतीय मान लो। नहीं, ये तो फिर ये बहुत ही खतरनाक ये आर्गुमेंट है कि इस आर्गुमेंट से तो फिर आगे 5 साल बाद कोई कहेगा कि अब 29 तक आ गया, उसको तो मिला ही लो ना फिर वो बांग्ला। वही फिर अलग ही क्यों अपनी जनसंख्या में ऐड कर लो। ये लॉजिक, ये तो बड़ा गलत लॉजिक है। एक्चुअल में ये डर है सर। डर इस बात का है कि मैं बंगाल अभी भी गया था और कुछ वहाँ पे बुद्धिजीवियों से मेरी बातचीत भी हुई थी, एक कार्यक्रम में गया था। बुद्धिजीवियों में ममता बनर्जी को लेके एक उपेक्षा भाव दिखने लगा है, जो नई फेनोमेना है। और बंगाल के चुनाव को वहाँ का बुद्धिजीवी, जिसको भद्रलोक के नाम से यहाँ जानते हैं, बहुत प्रभावित करता है। ये जो यहाँ विमर्श बनते हैं, जिनको नैरेटिव कहते हैं, उनका वही है। आप देखिए बंगाल में हर नेता ऐसे कार्यक्रमों में दिखने का प्रयास करता है। अभी दुर्गा पूजा बीता है, दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी जिस प्रकार से पंडालों में गई और जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा एक वहाँ बड़ी अच्छी बात होती है, पता है आपको, जब दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है तो परेड ग्राउंड के सामने सबको एक तो टोकन मिल जाता है कि आपका इस दिन विसर्जन है, आपका इस दिन विसर्जन है। ममता बनर्जी के सामने से वो परेड लेके जाता है और जो आयोजक रहता है उसको सैल्यूट देना पड़ता है। तो ये अच्छा, ये परंपरा रही है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, तो फंड भी करते हैं लेकिन एक तो पंडाल में कमजोर हुई है ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा आयोजन समितियों में उनका समर्थन घटा, और दूसरा जो क्लब्स हैं, इन दोनों जगहों पे ममता बनर्जी बहुत थोड़ा, क्योंकि ये क्लब्स को भी पैसा देती है ना सरकार। हाँ, देती है पैसा, वो आयोजन दुर्गा पूजा की समितियों को और क्लब्स को वो ये मॉडल भी अभी का नहीं है, ये मॉडल भी वामपंथियों के जमाने का मॉडल है। वो सारे क्लब जो पहले वामपंथियों के लिए काम करते थे, अब ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें से कुछ क्लब अब टूट के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो अब यही देखना है कि पूजा समितियां और यूथ क्लब्स। दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग आसर बातें हुई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो सवाल ये हुआ, किसी ने पूछा कि आप पिछले चुनाव में जमीन पर इनसे हार गए थे, जमीन पर हार गए थे, मतलब जमीन की वोट की लड़ाई, डायरेक्टिव नहीं। तो अब अभी आप कहाँ हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अगर हम लोग जमीन पे कमजोर होते तो हम 3 से 77 नहीं आ सकते थे, 18 नहीं आ सकते थे। बट ये बात ठीक है कि तो आप ही लोगों ने भी बताया कि बंगाल में अगर ग्राउंड वर्कर की स्थिति में देखें तो आज कुछ परिस्थिति बदली होगी। पहले तो बीजेपी पीछे ही थी टीएमसी से। तो उन्होंने कहा कि अब उनके शब्द थे कि हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है। ये गृह मंत्री ने कहा, हमारा काम बूथ तक पहुंच गया है। फिर जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग लगा, और इसको आप कैसे देखते हैं, उनसे सीधा सवाल हुआ, और बड़ा रेलेवेंट सवाल था कि वहां बाबरी मस्जिद बन रही है,
होम मिनिस्टर से सवाल हो रहा है। सवाल यह था कि देश में एक जगह यहाँ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, क्या इसमें देश में शांति भंग होने का कोई खतरा है? मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ कहेंगे इस पे, खतरनाक है, नहीं होना चाहिए, सरकार कैसे होने दे रही है। वो उन्होंने सवाल छुआ ही नहीं। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद की राजनीति कौन कर रहा है आप जानते हैं, सवाल सही है, एड्रेस गलत है, मुझसे मत पूछिए। उन्होंने बिल्कुल डक कर गए क्वेश्चन को। तो वो उस पे भी नहीं जाना चाह रहे क्या? बिल्कुल सर, वो कॉशस अप्रोच था कि जैसे कि पहले भी हम लोग बात किए हुए हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बंगाल के हिंदुओं को बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सब कुछ उनके सामने हो रहा है। तो वहां पर इस बार घुसपैठ और डेवलपमेंट और करप्शन वो उसको तुरंत डेवलपमेंट पे लेके जाना है, और ये पूरी रणनीति है। और बीजेपी के चैलेंज के हिसाब से देख लें तो चैलेंज ही इस बात का है कि वहां पर क्या एक बाहरी बनाम भीतरी, मतलब बंगाली बनाम नॉन बंगाली, इसको रोक पाते हो? बाबरी मस्जिद बीजेपी के लिए डैमेजिंग कैसे है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये है वहां जो खासतौर पर एक बड़ी हिंदी कम्युनिटी जिसको इन्होंने टर्म शब्द दिया है कि भद्र लोग जिसको कहा जाता है ना, वो होते हिंदू हैं, लेकिन और वो बहुत धार्मिक लोग होंगे, पूजा पाठ बहुत करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में जैसे ही उनको ये समझ में आएगा कि धर्म को जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, फिर वो अपने आप को डिटैच करेंगे। आप कैसे देखते हैं? हम इसको, तो ये कारण तो है ही कि वहाँ पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइजेशन को लेकर के एक सेकुलर नेचर जो भद्र लोग का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे ही वो बनाना शुरू करेंगे अपनी तरफ से बाबरी मस्जिद का मुद्दा, वैसे ही उसका थोड़ा बहुत भी लाभार्थी जो हुमायूं कबीर होने वाला है वो नहीं होगा, फिर फुल बेनिफिशियरी ममता बनर्जी हो जाएंगी। अच्छा, जैसे ही आप इस पोलराइजेशन की तरफ जाइएगा, अभी तो आप छोड़ दीजिएगा तो हुमायूं कबीर अपना नैरेटिव बना रहे हैं, और हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ तालमेल करेंगे तो ममता बनर्जी का कुछ वोट उन 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां मुसलमान वोटर जो असर डालने वाला है, जिसमें दिनाजपुर के दोनों जिले, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, नादिया, मालदा और मुर्शिदाबाद, वहां वो दोनों वोट ले सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं वोट का। वो जैसे बीजेपी बनाएगी उस बाबरी मस्जिद का मुद्दा, वैसे ही पोलराइजेशन का फायदा होगा, सारा मुसलमान का वोट, हुमायूं कबीर को कोई फायदा नहीं मिलेगा, हुमायूं कबीर अपनी सीट हार जाएंगे, वो सारा वोट चला जाएगा ममता बनर्जी की तरफ। तो बीजेपी वो पोलराइजेशन नहीं उस पर जो पॉलिटिक्स करनी है हुमायूं कबीर करते हैं, हुमायूं कबीर करें और वहां के लोकल लीडरशिप करें। और बाकी जो अभी हम लोग, ये अभी जो देवेंद्र जी कह रहे थे, वहां क्या भद्रलोक का मामला जो है, वो भद्रलोक बीजेपी को सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है बीजेपी को। और जो दूसरा जो वर्ग है जिसमें दलित हैं और आदिवासी हैं मेनली, उनका वोट और जो बाहरी बिहारी वोट है, वो वोट जनरली बीजेपी को सपोर्ट करता है। अभी उसके वोट का आप कॉम्बिनेशन देखेंगे बीजेपी के, तो वही वोट है। दलित है, दलित में सब राजवंशी, देखिए एक राजवंशी एमपी भी भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, अनंत महाराज को, जो कूच बिहार के हैं, वो राजवंशी हैं, दलितों का सबसे बड़ा समुदाय है। और शांतनु ठाकुर जो दलितों का दूसरा बड़ा समुदाय है, नाम शूद्र में जो मतुआ हैं, वो लोकसभा में है, मंत्री हैं। और आदिवासी 6-7% का वोट है उसमें, संथाल आदिवासी, दलित आदिवासी प्लस बिहारी। हाँ, तो ये वोट जो है ये बीजेपी का कोर सपोर्टर है वहां। बीजेपी के अपने, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ममता बनर्जी 30% से शुरू कर रही है, तो बीजेपी भी 30% से शुरू कर रही है। उसको भी ऐसा नहीं है कि 28-30% वोट बीजेपी का नहीं है, वो हो गया 30% वोट उसका भी, 38 को वो रिटेन ही कर रही है 38% वोट, लेकिन शुरू वो भी 30% से कर रही है। तो वो अपर कास्ट वगैरह वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है? अपर कास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, भद्रलोक का है, जिसमें ब्राह्मण और कायस्थ हैं। अच्छा, ब्राह्मण और कायस्थ ये दो हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण है, हालांकि उस नजर से उस तरह से नहीं देखें, लेकिन नितिन नवीन कायस्थ हैं। अब ये जो वहाँ कायस्थ भद्रलोक है, उसको कैसे एड्रेस करती है भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन उसमें कुछ प्रभावी होते हैं या नहीं होते हैं, वो ब्रेक होता है या नहीं, वो अभी देखने आगे, जब और चुनाव आगे बढ़ेगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर कॉम्बिनेशन यही है। अरे आज मैंने तो गिनती तो नहीं की, लेकिन कई बार उन्होंने, गृह मंत्री ने जो है, बंग गौरव, बंग संस्कृति, बंग भूमि हमारी पवित्र भूमि है, बंगाली अस्मिता, ऐसी बहुत सारे शब्द बार बार इस्तेमाल किए कि भाई ये कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है ममता बनर्जी की, बंगाली संस्कृति हमारे भी उतने ही है। फिर बहुत सारे नायक गिनाए उन्होंने कि इनकी भूमि है, देखिए क्या हो गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ SIR को लेकर, हाँ, ममता जी ने अच्छा डायलॉग दिया वैसे, आज ये हम यूज़ करेंगे कभी। उन्होंने कहा पिछली बार कहते थे 200 बार, अब की बार SIR, तो 200 पार से आ गए SIR पर। SIR में अपडेट साहब ये है कि 58 लाख वोट तो कट गए थे, 1 करोड़ लोगों को नोटिस चला गया। तो ममता बनर्जी ने इस बात को बोला कि शर्म नहीं आती है इनको, 60-70 साल के लोगों को बुला के नोटिस दे के बुला रहे हैं उनको कागज देखने के लिए, और 1.5 करोड़ लोगों का वोट काटने का आदेश लेकर के आए हैं गृह मंत्री, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें शर्म आने की क्या बात है? अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण तो देना पड़ेगा ना आपको। ये तो बेकार की बात है। मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ आपकी असेसमेंट के हिसाब से ठीक है?
बातें तो हो बहुत- भी बहुत सकता है। सुन रहे थे हम। जिस हिसाब से पूरे देश भर में बांग्लादेशी मजदूर छाए हुए हैं और रूट वही है, मेन रूट तो वही है ना, थोड़ा झारखंड से, थोड़ा इधर नेपाल के रास्ते से आ जाते होंगे, लेकिन बहुत आसान रास्ता तो वही है बांग्लादेशी मजदूरों का भारत में आने का। जीटी रोड वही है। हाँ, जीटी रोड वही है। परसों मैं बड़ा वो सुन रहा था, कोई टीएमसी के नेता एक डिबेट में कह रहे थे, और कोई सीनियर नेता ही थे, मैं नाम भूल गया उनका, कि वो लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आता है, भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए भारत आता है और यहाँ रह जाता है, इसमें दिक्कत क्या है। तो आप जो बात कह रहे हैं ना, तो मुझे लग कि 24 तक के मान लेनी चाहिए जो ममता जी ने कहा, तो ये बड़ी उन लोगों की तरफ से बड़ी प्रबल आकांक्षा है कि बांग्लादेशियों का, वो भी तो अखंड भारत के ही हिस्सा है भाई, उनको मान लो, एक कट ऑफ डेट मान लो। तो कट ऑफ डेट तो 2003 मान ही लिया चुनाव आयोग ने। वो इस चक्कर में पड़ा है कि आपका नॉर्थ ईस्ट मिला ले अपने में आप। खैर वो तो उसकी हैसियत नहीं है, वो तो जो भी अंड-बंड बोल रहा है वो तो मतलब क्या कहते हैं, त्रिनेत्र खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो बांग्लादेश भी अब धमकी और भभकी देता है पाकिस्तान। एक बात जोड़ दूं आपकी बात से। चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह रेडिकल इस्लाम की ओर बढ़ रहा है, वो चिंता की बात है, क्योंकि मुजीब की याद को मिटा देना वैसा ही है जैसे आप यहाँ से बापू को मिटा दें। तो नहीं देखिए उसमें दो तीन, चलिए ये भी बात कर लेते हैं, टॉपिक ठीक है ये। खालिदा जिया की मृत्यु हो गई आज, तो कुछ सिंपैथी वोट शायद उनके बेटे को ऐड हो जाए। बीएनपी पोल्स में आगे भी चल रही थी और लेसर डेविल है हमारे लिए बीएनपी जो है, ऑल्दो बीएनपी भी वैसी नहीं रही है हमारे साथ, अच्छी नहीं रही, लेकिन लेसर मतलब वही लेसर- सांप नागनाथ वाली स्थिति है। अब ये वैसे तो किसी का जाना वो बड़ी दुख की बात है उनके लिए, तो पारिवारिक क्षति है, लेकिन उनको पॉलिटिकल फायदा इससे हो सकता है। और दूसरी ओर हो गया अलायंस एनसीपी और जमात इस्लामी का, तो एक बिल्कुल बाइपोलर फाइट बन गई बांग्लादेश में। अब इसमें जाने देखें कौन आता है आगे। और उनके एजेंडे अगर आप देखिए, तो जिस प्रकार से वो क्या अगर ये कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से कानून आएगा, ठीक, शरिया कानून ही लागू होगा देश में और कुछ नहीं, तो उससे आप समझ सकते हैं ना कि शरिया कानून का मतलब क्या है, कि जो वहाँ पे हिंदू हैं वो दो दर्जे के नागरिक, वहाँ जो महिलाओं की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान, वहाँ जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, और ये जो इस्लामिस्ट वेव वहाँ आई है, इसको तो एम्पलीफाई करेगी ना बीजेपी चुनाव में। ये तो ऑलरेडी वहाँ पे लगातार वो एक तो ही बंगाल व्यक्ति को बहुत कर रहा है ना, प्रभावित बंगाल में बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के बारे में हम लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी की स्थिति में फाइट की स्थिति में है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कारण कि उसमें लोगों को ये समझ में आ रही है बात कि स्थिति कैसी हो सकती है अगर आप नहीं समय पे चलते तो। और एसआईआर को लेकर देखें सौरभ, इस बात पे विवाद करना कि बीएलए जाएगा, अगर हम वोटर हैं और अगर हमसे कोई कागजात को लेकर वेरिफिकेशन की जरूरत है तो हम जा रहे हैं, तो बीएलए का इसमें क्या रोल है भाई? अरे तो वो मुख्य निरीक्षक को वो तो की आवाज तो तभी हो सकता है ना बीएलए का रोल, कि जब वो कोई बाहरी व्यक्ति हो और उसके सामने आपको लग रहा हो कि अपना केस जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो हम टीएमसी के एक व्यक्ति को लगा देंगे। बीएलए का काम तो हो गया ना, फर्स्ट फेज वही। तो खत्म हो गया बीएलए का उसके लिए काम। तुम फाइट कर रहे हो। नोटिस है, अरे अब आप आज जज- उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया, घुसपैठ नहीं रुकी तो बंगाल का अस्तित्व खतरे में है। नहीं, ये तो- कहा उन्होंने। तो भाई एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज होने की बात तो पहले से कही जा रही है, और हम लोग और पहले भी यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि किस ये तरह बात से- बंगाल, ये बात जो वो उनको लग रहा है कि अब ये बात बंगाल के लोगों को समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा ये चर्चा है वहाँ पे? बंगाल के लोग समझ रहे हैं, बंगाल के लोग समझना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वोट के समय जा करके वोट करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात हो जाती है। अभी आप क्या समझ रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, और आप किसी नैरेटिव से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वोट देने के जब वोट देने जाते हैं तो क्या वोट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में यादव और मुसलमानों को अच्छी नहीं लगती है विकास की बातें, लेकिन वोट देने जब जाते हैं तब आप जाकर के क्या करते हैं, ये बहुत फर्क आ जाता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ अस्मिता की बात, संस्कृति की बात, भाषा की बात, जो भाषाई एकता की बात, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और लीडरशिप बीजेपी के पास क्या है कि लोकल लीडरशिप पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत नहीं रही। आज बगल में शुभेंदु अधिकारी का नाम बैठे होते हैं, और अगर किसी का नाम एक नेता का उन्होंने लिया तो शुभेंदु अधिकारी का लिया। फेस वही है वो सर, अच्छी- इसमें कोई दो शुभेंदु राय ही नहीं। फेस है, इसमें अच्छी बात किसी है। कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो पॉलिटिक्स की है ममता बनर्जी के साथ रह करके, वो पॉलिटिक्स भी वहाँ के लोगों ने देखी हुई है। हमारी जो बंगाल के लोगों से बात हो रही है इलेक्शन को समझने में, वो ये है कि आपका व्यक्ति वो जो समीक भट्टाचार्य है, जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप देखिए राहुल सिन्हा, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार से आप समीक भट्टाचार्य पर हैं। समीक भट्टाचार्य जमीन पर लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संघ का आदमी है, 16-17 साल की उम्र से, और जब 2 एमएलए जीते थे उसमें एक एमएलए जीतने वाला समीक भट्टाचार्य पहला एमएलए जो पहले 2 एमएलए जीते थे, वो ग्राउंड का आदमी है और ग्राउंड कनेक्ट का आदमी है। जब आप अस्मिता की बात आएगी, भाषा की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, वो आपको एक ऐसा चेहरा वहां दिखाना होगा जिस चेहरे पर दूसरा वहां का बंगाली भरोसा करे।
एक बात यह है, और दूसरा बाहर के नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी को कैसे कंट्रोल करना होगा। बंगाल का चुनाव अगर जीतना है, अभी टाइम है 6 महीने का, इसलिए हम कह रहे हैं जीतना है तो एक दिन हम और देवेंद्र जी पार्लियामेंट के सामने विजय चौक से एक कार्यक्रम में जुड़े हुए थे इंडिया टीवी के। बताइए, आपने सुना ना वो क्या कह रहा था पुलिस वाला कि जितने संदिग्ध पकड़े गए सब पश्चिम बंगाल के हैं। भाई पश्चिम बंगाल का है तो संदिग्ध कैसे, किस नाम पर तुम संदिग्ध? पश्चिम बंगाल का, सबके पास पश्चिम बंगाल का आदमी नहीं, वो तो कहने में कह दिया होगा, संदिग्ध का मतलब बांग्लादेश का इशू बनाते हैं, बांग्लादेशी है इसका इशू बनाते हैं। ऐसे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने चिट्ठी लिखी कि बांग्लादेशी भाषा, बांग्लादेशी भाषा जानने वाला एक आदमी दीजिए। ये असम में ममता बनर्जी यही कर ही रही है। सुनिए तो सही, और असम में एक व्यक्ति अमार सोनार बांग्ला गाते हुए पकड़ा गया तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो गया। ये नैरेटिव इतना चला पश्चिम बंगाल में कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गाना है, आप उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए। राष्ट्रद्रोह का मामला भले वो बांग्लादेश का, मैं मान रहा हूं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ममता बनर्जी, ये इतना बड़ा इश्यू ममता बनर्जी को भी तो समझ में आ रहा है ना, तो वो उसको बांग्लादेशी नहीं बंगाली बना देनी है। हाँ, कि ये बांग्ला भाषा का मामला है। हाँ, कि ये इनका हमला बंगाली पे है, बांग्लादेशी पे नहीं। उनकी कुंजी सौरभ वही है। और एक चीज, जैसे इश्यूज चाहे जितने हो ना वोट डालने को, अंततः होगा ये कि कौन वोट डलवा लेता है। एक बात ठीक है ना, लड़ाई उसी की होनी है। अभी आपने, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो अभी आपने जो बोला ना वो इकोनॉमी वाली बात, तो मुझे लगा कि ये भी एक ऐसा इशू है जो बीजेपी, उनको लगता है, गृहमंत्री की बातों में मुझे लगा कि ये भी हिट करेगा, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि उसमें 2-3 सवाल भी ऐसे आए कि यहाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नहीं मिलते, आप दोनों की लड़ाई में, सेंटर और स्टेट की लड़ाई में। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर यूपी में अखिलेश के ज़माने में मेट्रो कैसे आ गई थी, तमिलनाडु में प्रोजेक्ट क्यों नहीं रुकता, तेलंगाना में प्रोजेक्ट कैसे मिल जाता है, यहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। तो हम तो सबके साथ काम कर रहे हैं, आप तो प्रॉब्लम यहाँ है, हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने जो डेटा दिया, क्योंकि आप लोग सब इसको देख रहे हैं पहले से काफ़ी, उन्होंने बताया कि जीडीपी में एक वक्त ऐसा था कि बंगाल का योगदान नंबर 3 पर था, आज वो 22वें नंबर पर है। तो उन्होंने कहा इससे नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है बंगाल के पास। उन्होंने कहा प्रति व्यक्ति आय 127% थी, मतलब 100 रुपया देश का आदमी कमाता था तो बंगाल का 127 कमाता था। आज देश का लड़का 100 कमा रहा है तो बंगाल का 71-72 कमा रहा है। उन्होंने कहा 7,000 से ज्यादा कंपनियां छोड़ के चली गई हैं बंगाल को। तो ये जो आप अभी मैं ये कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी इसी साइकी को हिट करेगी, जो यूथ को हिट करेगी कि आपका एस्पिरेशनल बंगाल कहाँ है। आप वो बाहरी का अगर चलाएंगे कि बाहरी और अंदर का, और ये जेन्युइन मुद्दे हैं, तो ये इनका काउंटर मुझे लगता है इस बार बहुत शटल तरीके से ये होगा कि आप बाहरी और भीतरी का मुद्दा चलाते रहो, मतलब भूमिपुत्र और पुत्री का मुद्दा चलाते रहो। हम तो यहाँ के यूथ को ये टारगेट करेंगे कि आपके एस्पिरेशन का, जो कहते थे कि जो पूरा देश कल सोचता है बंगाल पहले सोच के तैयार रहता है, वो कहाँ गया। वो मेधा तो यही है ना, जमीन भी वही है, संस्कृति भी वही है, लेकिन वो बात क्यों लगातार छींचती चली जा रही है, उसके पीछे के कारण ढूंढकर उसका एक नैरेटिव बनाने का प्रयास होगा। और मैं फिर कहता हूं, बंगाल में भद्र लोग का बहुत प्रभाव होता है, और भद्र लोग अभी भी बांग्ला में ज़्यादातर लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। मैं फिर से याद दिलाता हूं, ममता बनर्जी जब पहला चुनाव जीती थी, पूरे कोलकाता में एक होर्डिंग लगा था जिस पर महाश्वेता देवी की तस्वीर लगी थी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी साहित्यकार का इतना बड़ा होर्डिंग लगा था और उसमें कुछ नहीं लिखा था, उसमें लिखा था आमी परिवर्तन चाहिए, बस। वहाँ की सोसाइटी बहुत कास्टिस्ट है नहीं सौरभ, कास्ट के हिसाब से अगर आप देखें ना तो क्लास वाली सोसाइटी है, और भद्रलोक एकदम ओपिनियन वहीं से बन रहा है। वहाँ बीजेपी की हमेशा ये समस्या रही है कि वो क्लास इनको उस रूप में अडॉप्ट नहीं कर पाता था, और जो इशू चुने जाते थे वो उस रूप में नहीं होते थे। इस बार पार्टी उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशस है कि एकदम ग्राउंड पे जो इशूज़ हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ाएं। और अगर ये चुनाव ममता बनर्जी बनाम मोदी और अमित शाह हुआ तो वहाँ बीजेपी के लिए दिक्कत है। इस चुनाव को होना चाहिए ममता बनाम बीजेपी, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी। जहां तक बीजेपी इसको रखने में सफल रहेगी, फिर सफलता की कुंजी वहीं पे होनी है। बिल्कुल। और एक ठाकुरबाड़ियों का भी बहुत योगदान होने जा रहा है। ठाकुरबाड़ी मतलब जो जिस ओर अजीत जी इशारा कर रहे थे ब्राह्मणों का, वहाँ ठाकुरबाड़ी कहते हैं उसको। बड़े बड़े हवेलियां हैं जिसमें सब छोटे छोटे लोग रहते हैं। तो ठाकुरबाड़ियों का वोट किधर जाता है, ये देखने वाली बात होगी, और उसके लिए भी बहुत प्रयास जमीनी स्तर पर दोनों तरफ से। आप परिवर्तन वाली बात कह रहे थे, हाँ, जिस महाश्वेता देवी वाली बात, स्लोगन पर ममता जी आई, तो वो परिवर्तन दिमाग में लोगों के चलना शुरू हो गया दोबारा। अब उसका प्रयास आरंभ हो गया, और कई लोगों, मतलब ये चर्निंग शुरू हो गई है कि कितने दिन तक यार।
और बांग्लादेश इसमें कैटलिस्ट की भूमिका अदा कर रहा है कि देखो वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है, और अगर इसी तरह मुसलमानों को पैम्पर किया जाता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वेस्ट बंगाल में एक चीज वो और आज एक और हिट कर रहे थे कि 34 साल लेफ्ट का, 15 साल ममता जी का, ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, आधी सदी बीत गई है। तो क्या आप देख लीजिए आप कहाँ हैं, तो पूरा देश हमको मौका दे रहा है। चॉइस इज योर्स। हाँ, ये दोनों तो, और ये सुनने में लगता है ना 50 साल। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कुछ अंतर नहीं था, ये भी उन्होंने कहा जो लेफ्ट का था, जैसा लेफ्ट छोड़ के गया था उसको बर्बादी किया ममता जी ने। और नहीं तो वही कर रही हैं ममता बनर्जी भी, वही उसी सारा मॉडल लेफ्ट का है, सारा मॉडल लेफ्ट का है। अभी भी लेफ्ट के जमाने में लेफ्ट के लीडर की पर्ची से काम मिलते थे, ठेके मिलते थे, आपको सामान कहाँ से खरीदना है ये लेफ्ट के का लीडर तय करता था। वैसे अब ममता बनर्जी तय करती है सब कुछ, तृणमूल कांग्रेस तय करती है, सरकार सिंडिकेट ही है। हाँ, सिंडिकेट है, पार्टी एक सिंडिकेट, पार्टी की गवर्नमेंट है। ये उन्होंने उसी तरह उसी अंदाज में चलाया हुआ है। लेकिन बीजेपी के साथ ये जो अभी जितनी जो भी बातें हुई, वो समस्या वही है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो लीडरशिप चेहरा दिखाने का, अगर फिर ये इस चेहरे पर जैसे पहले होता रहा है, ये अब अच्छी बात है कि धार्मिक ध्रुवीकरण मत करिए और व्यक्ति का चेहरा आप मत दिखाइए। वहाँ बीजेपी अपना आगे करे, डेवलपमेंट का एस्पिरेशनल एजेंडा आगे करे। चूंकि धर्म का एजेंडा भी देखिए एक बारीक बात है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक जो प्रयोग है वैष्णव बनाने का पूरे देश को, ये बंगाल में नहीं चलेगा। वो शाक्त संप्रदाय की पूजा करने वाले लोग हैं, शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, और चैतन्य ज्यादा बारीक बात कह दिया। चैतन्य नहीं, और इसका इतना बड़ा असर होता है, चैतन्य महाप्रभु के असर में कृष्ण की भक्ति होती है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के असर वाले उन्होंने दीघा में जगन्नाथ धाम बनवा दिया। अभी न्यू कोलकाता टाउन में उन्होंने सबसे बड़े दुर्गांगन का उन्होंने कल शिलान्यास किया, और 5 जनवरी को महाकाल कर रही हैं सिलीगुड़ी में। तो शिव, शाक्त और कृष्ण, तो वो कर रही है भक्ति, ऐसा नहीं है, वो अपनी तरफ से भी अपना वोट करने के लिए कोशिश कर रही है। देखते हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु का जो आश्रम है, उसके जो प्रमुख हैं, उसका आशीर्वाद किसको मिलता है? वो भी मिलेगा, ठीक बात है। बंगाल का आशीर्वाद किसको मिलता है? बंगाल का चुनाव बहुत दूर नहीं रह गया दोस्तों, लगातार बात करते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आज कई नई बातें समझने को मिली। अजीत जी, अनंत जी, बहुत धन्यवाद। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। आज इतना ही कॉफी पर कुरुक्षेत्र में।